वॉशिंगटन से फेसबुक और यूट्यूब व्लॉग के साथ मैं हूं असद हसन। और आज हम बात करेंगे सुहेल बड़ाई साहब का कालम और पाकिस्तान की फ़ौज के इदारे की जानिब से तरदीद। क्विकली रिकैप करते हैं। हफ्ता 10 दिन कबल सुहेल बड़ाई साहब ने एक कालम लिखा और ये कालम लिखा गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात के बाद। और उन्होंने जो स्टोरी बयान की उस पर 2-3 नुक्ते थे। एक तो ये कि जनरल साहब बहुत कमिटेड हैं पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए उनके पास ये प्लान है रेकॉर्ड एक्स सो एंड सो। दूसरा हवाला जो सुहेल बड़ाई साहब ने लिखा कि जो सियासी रेफरेंस से मेरा सवाल था, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इमरान खान से मुतालिक, ये तहरीक इंसाफ से मुतालिक जनरल साहब ने कोई स्पेसिफिकली इसको रिस्पॉन्ड किया हो। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब के बकौल जब उन्होंने पॉलिटिक्स से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग ली जाए तो उनको माफ़ किया जा सकता है। और इसमें बिलखसूस जो सुहेल बड़ाई साहब ने एक हवाला दिया जनरल साहब को ये कहते हुए कि उन्होंने जो तख्लीक कायनात से मुतालिक जो हम सुनते हैं कि क्या वो माहौल था जब शैतान से कहा गया कि तुम बुनियादी तौर पे सजदा करो, लेकिन इस सजदे को माफ़ी के मानों में बदला गया कि शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो रांदा दरगाह है और उसको सज़ाओं का सामना है। और जिन लोगों ने कबूल कर लिया, यानी और दूसरे लफ्ज़ों में जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, उनके लिए फिर कबूलियत है, बख्शिश है। तो इस पे दो तरह के फिर बहुत शदीद रद्द अमल सामने आए। पहले तो मैं ज़रा दीनी हवाले से बता दूं कि बाज़ उलमाए दीन को सोशल मीडिया पे मैंने ये कहते हुए सुना कि ये बहुत गलत एक तशबीह थी। इसमें बहुत एक तकब्बुर वाला एलिमेंट है और ये तकब्बुर किसी इंसान को सूट नहीं करता। सो एक वो तासुर मिला कि बिलखसूस मुआशरे के अंदर जो पूरा पाकिस्तान ज़ाहिर मुसलमान है, हर बंदा इस हवाले से बहुत जज्बाती वाबस्तगी रखता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस आने से पहले ये रिबटल आना बहुत ज़रूरी थी। दूसरे पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस या पॉलिटिकल रिएक्शन। पॉलिटिकल रिएक्शन में फिर सुहेल बड़ाई साहब को भी बड़ी लंबी चौड़ी सुनना पड़ी और पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे को भी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जिनके साथ ये रिलेट की गई चीज़। तो ये कहा गया कि फिर आइन कानून उसकी कोई वक़्त नहीं है। एक शख्स का अगर ये ज़ाती मामला है तो मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, मुल्क को इतनी बड़ी कहना चाहिए कि चरागाह बना दिया गया है, मुल्क को इतनी बड़ी तजुर्बागाह बना दिया गया है, मुल्क तबाही से दो चार है और ये सारा 3 साल से इसलिए हो रहा है कि किसी एक शख्स से अनाद है। तो ये बहुत सख्त मैसेज था इसके अंदर और सोशल मीडिया उमड़ आया इसके ऊपर। और शायद ये वो हीट है जो महसूस की गई और जिसके बाद इदारे ने, ISPR ने जुमेरात को इसकी बाकायदा तरदीद की और बड़े सख्त अल्फाज में तरदीद की। ये भी कहा गया कि सुहेल बड़ाई साहब ने अपने ज़ाती मफाद और तशहीर के मकसद से ये काम किया होगा। जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। और उसके बाद हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और हमें ऑनर है कि हम कभी कभी उनसे बात कर सकते हैं। हबीब अकरम साहब, उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब से बात की और सिर्फ एक जुमला उनका कोट किया कि सुहेल बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि मैंने खुद कभी नहीं कहा कि ये इंटरव्यू था और मैं इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं करूँगा। मुझे एक शेर इस पे वैसे ही याद आया। हमारे जो पॉलिटिकल सटायर में बहुत बड़ा नाम है आफ्ताब इकबाल साहब, बड़े क्रिटिक हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, शानदार किस्म के हैं। उनके वालिद गिरामी जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही तो मसला है, किरदार ही तो असल बात है। सहाफ़त में बिताए हुए 25-28 साल से कई रेफरेंसेस सामने आएंगे, उनका भी हवाला आपको मैं दूंगा कि ये किरदार का मामला क्या है। लेकिन उससे पहले सुहेल बड़ाई साहब से मुताल्लिक है कि सख्त अल्फाज। क्या वाक़ई सुहेल बड़ाई साहब को शोहरत चाहिए? नहीं, मेरा ख़्याल है कि सुहेल बड़ाई साहब इस गुफ्तगू या इंटरव्यू या इस गुफ्तगू के खुलासे से पहले भी बहुत मशहूर आदमी थे और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर कहना चाहिए या फेमस या नोन कहना चाहिए, इनफैक्ट नोन, क्योंकि पॉपुलैरिटी पॉजिटिविटी में आता है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप पॉपुलर हो सकते हैं, बेशक आपको जबर इस्तबदाद का सामना हो, स्टिल आप पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुशामद पे माइल हैं और आप इस्तबदाद जबर उसकी हिमायत पे हैं तो आप कहना चाहिए कि मशहूर तो हो सकते हैं, मकबूल नहीं हो सकते। और सुहेल बड़ाई साहब की अपनी टर्म जैसे कबूलियत और मकबूलियत वाली है, उस तरह की भी है कि आप बहुत ज़्यादा
معروف ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ جانے گئے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خود اندازہ لگانا ہوگا کہ اس میں شہرت، اچھی شہرت کتنی اور بری شہرت کتنی کمائی ہے، لوگوں نے آپ کو سراہا کتنا ہے اور لوگوں نے برے القاب کس طرح دیے ہیں۔ یہ صحافی کے لیے خود ایک گیج ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ گالیوں کے نمبر کاؤنٹ کر کے اپنے اپنے فائنانسرز کو دیتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اتنی اس مہینے میں اتنی گالیاں پڑی ہیں، تو اس حساب سے کوئی نہ کوئی چیک کسی نہ کسی کو آ جاتا ہوگا، اور اس لیے وہ کمنٹس دیکھتے نہیں ہیں، ان کی ٹیم دیکھتی ہوگی۔ تو سہیل وڑائی صاحب کو کم از کم جو ہے وہ شہرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مشہور آدمی ہیں۔ مفاد تو میرا خیال ہے کہ جی اگر اب ان حالات میں اگر ایک میرے جیسا ایک ان نون آرڈینری بندہ بھی اس رجیم شہباز لیڈ 47 فارم 47 کی حکومت کے جو نمائندہ لوگ ہیں اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں، اگر میں ان کے لیے قصیدہ گوئی شروع کر دوں تو ایوارڈ مجھے مل جائے گا۔ حتیٰ کہ اب تو ایوارڈ زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ کم پڑ گئے ہیں، اب کو دو بار دینا پڑ رہا ہے کئی لوگوں کو بلا کے۔ تو اس لیے فائدہ تو اگر سہیل وڑائی صاحب ایک دو جملے بھی آپ کی تعریف میں لکھ دیں، آپ کی شاندار گفتگو کریں آپ کے بارے میں، تو وہ فائدے تو آپ سے لے سکتے ہیں، لے بھی رہے ہوں گے یا نہیں لے رہے ہوں گے، اسی طرح بہت سارے لوگ لے رہے ہیں۔ تو سہیل وڑائی صاحب تو پھر بڑا نام ہے، آپ کو تو بڑے نام چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو ہو جو آپ کے لیے اچھا بھی بول سکتا ہو۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے سخت الفاظ کیوں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ریئیکشن ہے، ریئیکشن کی ہیٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عوام سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر عوام ہی سب سے بڑی طاقت ہے، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، باقی اس کے کمپوننٹس ہیں۔ عوام ہی نے اپنی افواج کو بندوقیں اور گولیاں تھمائی ہوتی ہیں، ٹینک اور جہاز دیے ہوتے ہیں، اور آپ ایک اپنے ایمان عقائد کے مطابق، جیسے امریکہ میں کرسچین اکثریت ہے، کرسچینٹی کیا ہے، تو وہ بائبل پہ حلف لیتے ہیں کہ ہم اپنے عہد کی پاسداری کریں گے، عوام پہ ظلم نہیں ڈھائیں گے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو فوج ہے وہ قرآن پاک پہ حلف لیتی ہوگی کہ ہم اپنے آئین کے تابع رہیں گے، ہم آئین اور دستور کو پامال نہیں کریں گے، ہم پولیٹیکل میڈلنگ نہیں کریں گے۔ آئی ایم شیور کہ یہ حلف جو ہے وہ یاد رہتا ہوگا، لیکن یہ عوام کا غصہ ہے جو آپ کو بیک فٹ پہ لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں۔ عمران خان نے ایسے کئی بلنڈرز کیے جس پہ عوام کے غصے کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ عمران خان کا جو سپورٹر ہے، میں ضمناً یہ بتا دوں، میری یہ بالکل آبزرویشن ہے اور کریٹیکل آبزرویشن ہے پچھلے جب سے سوشل میڈیا کا جنم ہوا ہے، کہ عمران خان کی اس وقت بھی جو کہا جاتا ہے نا 75 سے 80% یا اس سے زیادہ سپورٹ بیس ہے، تو شاید اس کا جو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کرنے والا طبقہ ہے اس کی تعداد 25-20% سے زیادہ نہ ہو۔ باقی 40-50% وہ لوگ ہیں جو باقیوں سے مایوس ہیں، جو سسٹم سے مایوس ہیں، وہ اس لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اندھوں میں کانا راجا ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان تھوڑا سا بلنڈر کریں تو وہ ان کو کھانے کو دوڑتا ہے ان کا اپنا میڈیا۔ اور یہ عوام ہے، یہ آواز خلق خدا ہے، اسی کو نقارہ خدا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود کو خدا کے منصب پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ بہت سال پہلے، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک مشاعرے میں شرکت ہوئی، تو وہاں پہ ایک شاعر تھے، نابینا تھے، ان کا شعر مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں گونجتا ہے: جب جب کوئی ظالم جابر ڈکٹیٹر طاقت کی مسند پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے کسی بھی جگہ، تو وہی شعر میرے لاشعور میں اور شعور میں گونجتا ہے۔ وہ شعر تھا کہ تازہ ہوئی دربار میں سجدوں کی روایت، مسند پہ جو بیٹھا ہے خدا ہو کے رہے گا، اس مسند پہ خدا مت بنیے، کوئی آپ کو خدا نہیں بننے دے گا۔ بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ ابھی 17 اگست کو 4 لوگ بھی نہیں تھے وہاں پہ فیصل مسجد کے سامنے، وہاں بھی 11 سال اپنے آپ کو ایک بڑے مرتبے پہ اور اپنے آپ کو ناگزیر کہنے والی شخصیت کا جسد خاکی موجود ہے، اور کوئی نام لینے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا ادارہ بھی نہیں جاتا ہے وہاں۔ تو بات ہو رہی تھی کردار کی، تو کردار سے مجھے ویسے یہ کہانی یاد آئی۔ صحافت ہمارا شعبہ ہے، تو ابھی جب جنرل باجوہ صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے اور انہوں نے جو بیعت ہے وہ آگے
थमा दी जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में गए थे। और उस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के अंदर हुआ ये कि कुछ जर्नलिस्ट तक को उन तक रसाई हासिल हुई। 3-4 का नाम हमने सुन रखा था। अब चूँकि वो कहानी वो खुद मंज़र आम पर ला चुके हैं, तो मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। शाहिद मेतला साहब, उनकी एक स्टोरी मेरे पास आई। मैं आपको जैसे न्यूज़ एडिटर आप कह लें, डेस्क एडिटर कह लें, मेरे पास थी। और मेरे बॉस के भी बॉस, उनकी ये ख्वाहिश थी कि स्टोरी जानदार है, छपनी चाहिए। मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि ये स्टोरी तो नहीं छपेगी। तो पूछा गया क्यों? मैंने कहा बात ये है कि क्या ये स्टोरी से तुम खुश नहीं हो, स्टोरी में जान नहीं है, व्हाटएवर। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी थ्रिल्ड एज रीडर। तो मैं तड़प रहा हूँ कि ये फ़ौरन ये स्टोरी सब तक जाए, और मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ कि ये स्टोरी हमारे प्लेटफॉर्म से जाएगी। लेकिन मेरे सामने कुछ ऑफ कोर्स जो एसओपीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एडिटोरियल जो मुझे अप्लाई करने हैं, वो ये फिर वही बात कि आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। मैंने कहा बात ये है कि मैं जनरल साहब से, जनरल बाजवा से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन जो बातें यहाँ पे की गई हैं मुझे 100% यकीन है कि ये उन्हीं का तर्ज़ तख़ातुब है, और इन हालात में जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये बात उन्हीं की लगती है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बात का जो कॉन्टेक्ट है, और कई जगह पे जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बयान किया है इसका, उसमें पाकिस्तान का इदारा, सबसे बड़ा इदारा, ताकतवर इदारा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और वो अनकंफर्टेबल होगा और जनरल साहब को कॉल करेगा कि ये आप क्या फरमा रहे हैं साहब, अब आप ज़रा खामोश बैठिए, हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें। तो जनरल साहब मुकर जाएंगे, साफ मुकर जाएंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और जब वो कहेंगे ऐसा कुछ कहा नहीं है, और हम एक बड़े इदारे जो अमेरिका में बेस्ड है वहाँ से वो ये स्टोरी छापेंगे, तो कई अच्छे अच्छे लॉयर उनके पास जाएंगे कि अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने ये कहा है, तो इनको सू करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, आपको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा। तो मुझसे पूछा गया फिर इसका हल क्या है? मैंने कहा हल ये है कि मैं जनरल साहब को कॉल करूँ, उनको सामने मैं ये इसके की नोट्स रखूँ और बताऊँ कि ये चीज़ें, ये बातें आपने कही, और वो उनको बताऊँ कि आप रिकॉर्डिंग पे हैं। तो उन्होंने कहा जनरल साहब, जो रिपोर्टर ने कहा कि जनरल साहब ये बात नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा फिर मैं भी ये स्टोरी छापने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो पीछे हट जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेज मुझे, मेरी टीम को और पूरे इदारे को फेस करना पड़ेंगे। ये मेरी एडिटोरियल उसमें जजमेंट थी। वही 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 हुआ कि आखिर में ऊपर से, मेरे से भी ऊपर, टॉप हमारी कहना चाहिए कि इदारे की एक एडिटोरियल बोर्ड को बुलाया गया। तो उस एडिटोरियल बोर्ड ने भी दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये फैसला किया कि असद ठीक कह रहे हैं, तो हम ये स्टोरी नहीं छापेंगे। इससे 2-3 दिन बाद जावेद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान के एक और नामवर साहब ने, स्टोरी छाप दी। और जैसा मैं एंटीसिपेट कर रहा था, जनरल बाजवा साहब मुकर गए। 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैंने तो सीधी बात ही नहीं की। अब जावेद चौधरी साहब ने, जो कि इवन सुहेल वड़ाई साहब के बारे में जो रिबटल आया है आर्मी का, उस पर उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये तरदीद आने वाली है। ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस थे और उनको पता था। और उस तरदीद को जावेद चौधरी साहब ने अपनी वेबसाइट पे छापा। हालांकि वो एक बड़े टीवी चैनल के साथ बड़े अखबार में लिखते हैं, वहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एंडोर्समेंट आ जाती है। तो अपनी वेबसाइट पे छापा और अगले दिन जो है उसकी तरदीद यूँ छाप दी कि मैं पागल, मैं बेवकूफ़, मुझे समझने में गलती होगी, उन्होंने ये नहीं कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा तो मैंने ये समझ लिया होगा। तो मैंने अपने इदारे से भी ये कहा कि देखें, हम तो ये नहीं कह सकते ना, हम बेवकूफ़ तो हम जाहिल तो हम फलां, हम होंगे नाक़िसुल अक़ल नाक़िसुल राय हो सकते हैं, लेकिन हमारे इदारे का स्टेचर ये नहीं है कि हम ये बातें करें। इंडिविजुअल ने ये कर दी हैं। तो अब सुहेल वड़ाई साहब भी ये बात करने से कासिर हैं। मेरा ये बिलीव है कि उनकी बेशुमार उनके ऊपर मेरा क्रिटिसिज्म है, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल के अंदर जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ किया है, जो टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है। मैं कहता हूँ कि जमहूरियत को जिस तरह और जमहूरी प्रिंसिपल को जिस तरह उन्होंने अंडरमाइन किया है, मेरे बेशुमार उनके साथ इख्तलाफ हैं। लेकिन जो उनका स्टेचर है, मुझे नहीं लगता कि वो जावेद चौधरी साहब की तरह लिखे कि मैं बेवकूफ़, मुझसे ये गलती होगी, मैं नहीं समझ पाया, ये हो गया जी, वो हो गया। नो, यही वजह है कि उन्होंने कम से कम सिर्फ यही लिख दिया है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये इंटरव्यू था, सवाल जवाब, ये गुफ्तगू थी, उसको उन्होंने कंपाइल किया है और वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। और मुझे 100% यकीन है कि जो उन्होंने लिखा है वो एक इंतहाई जिम्मेदारी से लिखे हुए अल्फाज होंगे, बहुत नाप तोल के लिखे हुए लफ्ज़ होंगे। अब वो ना उसकी उस तरह खुल के तरदीद नहीं करेंगे,
لیکن یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں غلط تھا، میں جاوید چودھری صاحب کے بقول میں نالائق، میں بے وقوف، مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. وہ تو قائم رہیں گے اپنی بات پہ، لیکن جنرل باجوہ صاحب جیسے میری اینٹیسپیشن تھی اس سٹوری میں، وہ قائم نہیں رہے اپنی بات پہ. اور ایسے بہت سارے کردار اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتے ہیں، اور کردار ہی تو مسئلہ ہے. تبھی تو ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. شکریہ.